जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज बात करेंगे झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बारे में और बताएंगे कि इस सीट पर आखिर किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है, कौन है वो उम्मीदवार जो जीत के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है बनिस्बत दूसरे के। और बात ये भी करेंगे कि इसके पीछे का आधार क्या है। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात, लेकिन इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल अब करीब करीब 10,000 सब्सक्राइबर इसके होने जा रहे हैं। ये सब आपके समर्थन का और आपके प्यार का नतीजा है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। लेकिन इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आप देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज के रामगढ़ उपचुनाव की चर्चा। आज झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां वोट डाले गए और यहां सत्तारूढ़ यूपीए की तरफ से पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ एनडीए ने गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी या सुनीता चौधरी को मैदान में उतारा है। गोला गोली कांड में ममता देवी को सजा होने के बाद उन्हें विधायक की छोड़नी पड़ी, विधायक का पद छोड़ना पड़ा और यह सीट खाली हुई और इसके लिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग आज सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक चली और यहाँ कुल मतदान का जो प्रतिशत है यह 67.96% रहा, यानी कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अगर संख्या में बात करें तो वोट देने वाले वोटरों की, मतदाताओं की कुल संख्या 2,28,152 है, यानी 2,28,152 वोटरों ने अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें पुरुष मतदाताओं यानी मेल वोटर्स की संख्या 1,15,931 है और महिला वोटर्स की संख्या 1,12,221 है। मतगणना 2 मार्च को होगी और उसी दिन यह नतीजे आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि कौन उम्मीदवार जीत रहा है। समीकरणों पर गौर करें तो एनडीए की प्रत्याशी सुनीता देवी का पलड़ा इस समय भारी लग रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का आजसू के साथ चुनावी तालमेल नहीं था। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। आजसू ने उस समय 2019 में सुनीता देवी को मैदान में उतारा था और भाजपा ने रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू पर अपना दांव खेला था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी यूपीए की तरफ से उम्मीदवार थी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की वे ज्वाइंट कैंडिडेट थी, संयुक्त प्रत्याशी थी। उस चुनाव में ममता देवी को 28,718 वोटों से जीत मिली थी, यानी जीत का अंतर जो था वो 28,718 था। ममता देवी को कुल 99,944 वोट मिले थे और यह कुल कास्ट किए गए वोटों का 44.70 यानी 44.70% था। आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता देवी 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी और उन्हें जो वोट मिले थे वे कुल 71,226 वोट मिले थे और यह कुल कास्ट वोटों का 31.86 यानी 31.86% था। तीसरे नंबर पर थे बीजेपी के कुंटू बाबू, जिन्हें कुल 31,874 वोट आए थे, यानी 31,874 वोट उनको मिले थे और टोटल वोट जो थे वो 14.26% वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले थे। लेकिन अगर यही आंकड़ा जोड़ दिया जाए, यानी यूपीए की तरफ से ममता देवी को जो वोट मिले उनमें जेएमएम के वोट भी थे, उनमें कांग्रेस के वोट भी थे और उनमें आरजेडी के वोट भी थे, तो अगर क्या होता अगर उस चुनाव में एनडीए का वोट जुड़ जाता, यानी बीजेपी और आजसू का वोट जुड़ जाता, तो स्थिति क्या बनती, चलिए इसको देखते हैं।
तो आजसू और बीजेपी के वोटों को जोड़ देने पर यह आंकड़ा बैठता था 1,06,100, यानी यूपीए उम्मीदवार ममता देवी से 6,156 वोट ज्यादा इनको मिले थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ यूपीए और विपक्षी दल भाजपा आजसू यानी एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसलिए दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जहां यूपीए की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ममता देवी के दुधमुहे बच्चे को लेकर उसे अपनी मां से अलग करने का आरोप बीजेपी पर लगाया, आजसू पर लगाया, और वहीं उन्होंने आजसू के चूल्हा प्रमुखों को महंगाई के नाम पर गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम बताकर अपने पाले में करने की कोशिश की। उधर एनडीए के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था को और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन इन चुनावों में सत्तारूढ़ यूपीए को जिस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वह है नियोजन नीति पर छात्रों के आक्रोश का। झारखंड के छात्र इन दिनों नियोजन नीति को लेकर आंदोलनरत हैं। हेमंत सरकार की नियोजन नीति को हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नई नियोजन नीति लाकर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि बजट सत्र में वह नियोजन नीति ले आएगी। यह भी कहा जा रहा था कि 27 फरवरी यानी आज रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग के बाद कैबिनेट की बैठक होनी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि इस कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति का ड्राफ्ट आ सकता है। लेकिन ऐन मौके पर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को टाल दिया गया और अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक 1 मार्च को होगी। तो नियोजन नीति पर छात्रों और युवाओं की नाराजगी, उनका गुस्सा कांग्रेस उम्मीदवार पर भारी पड़ सकता है अगर यह चुनाव में वोटों के रूप में तब्दील हो गया होगा तो। इसके अलावा कानून व्यवस्था, जो अभी बड़का गांव की विधायक हैं अंबा प्रसाद, उनके प्रतिनिधि की हत्या हो गई थी परसों और इसको लेकर उन्होंने भी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूपीए सरकार को, जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का और इन मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है चुनाव में। तो इस लिहाज से एनडीए का प्रत्याशी थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि झारखंड में उपचुनाव के मामले में अगर बात करें तो एनडीए और खास करके बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। 2020 से 2022 तक हुए 4 उपचुनावों में सभी में सत्तारूढ़ गठबंधन को ही जीत मिली है, चाहे वह दुमका हो, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खाली करने से वहां उपचुनाव कराए गए थे, बेरमो हो जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह के निधन के बाद चुनाव हुआ था, मधुपुर हो जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक जो हाजी हुसैन अंसारी के निधन से सीट रिक्त हुई थी और यहाँ चुनाव हुआ था, और मांडर जो कि कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा हो गई थी और उन्हें विधायक का पद छोड़ना पड़ा था और वहां उपचुनाव हुए थे। इन चारों उपचुनाव में सत्तारूढ़ यूपीए का ही पलड़ा भारी रहा और हर बार उसी को उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार रामगढ़ में एनडीए को अपनी जीत का भरोसा है और उसे लगता है कि इस 5वें उपचुनाव में वो अपना खाता खोल सकती है और इसके लिए उसके पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य हैं और कुछ तर्क है। कारण ये मैंने पहले बता दिया, जैसे 2019 के चुनाव में जो वोट परसेंटेज बीजेपी और आजसू का मिलाकर था और जो कुल कास्ट वोट भी थे जो थे वो 6000 से कुछ ज़्यादा हो रहे थे एनडीए उम्मीदवार को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो। दूसरा कारण यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले रामगढ़ विधानसभा आजसू पार्टी की परंपरागत सीट रही है। आजसू पार्टी से मौजूदा जो गिरिडीह से सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनकी पत्नी सुनीता देवी रामगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, वे 2005 से 2014 तक लगातार 3 बार
रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। 2019 में चंद्रप्रकाश चौधरी लोकसभा सांसद चुने गए और उसके बाद इस सीट से उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया था, जो चुनाव हार गई थी। चुनाव के पहले जो हार का कारण था वो यही था कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन टूट गया था। उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उन्हें लगता था कि वे अकेले दम भाजपा को सत्ता में ला सकते हैं, और तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा आजसू का गठबंधन नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि ऐसी बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां भाजपा और आजसू उम्मीदवारों का जो ज्वाइंट वोट था, संयुक्त वोट था, वो जीते हुए उम्मीदवार से ज़्यादा था। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसलिए सीटें हार गई थी एनडीए, और यही रामगढ़ में भी हुआ था। तो अब चूंकि बीजेपी और आजसू पार्टी रामगढ़ में एक साथ आ गई है, तो एनडीए को जीत की उम्मीद दिखाई पड़ने लगी है। आज मैंने वोटों का रुझान जानने के लिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर अपने पत्रकार मित्रों से बात की। हालांकि आकलन मिला जुला है, कोई एक स्वर में सबकी बात नहीं आ रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि आजसू की उम्मीदवार सुनीता देवी हल्की सी बढ़त पर दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 ब्लॉक आते हैं। इनमें गोला, जो कि ममता देवी और बजरंग महतो का इलाका है, उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ वे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और अगर वहाँ के लोकल पत्रकारों की माने तो 60% और 40% का मार्जिन है, यानी 20% के एज पर वो चल रहे हैं एनडीए उम्मीदवार के मुकाबले। चितरपुर और दुलमी ब्लॉक में मामला बराबरी का बताया जा रहा है, यानी यहाँ एनडीए और यूपीए बराबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रामगढ़ के वोट डिसाइडिंग होंगे, जो रामगढ़ ब्लॉक है, क्योंकि रामगढ़ थोड़ा शहरी इलाका है और यहाँ अगर लोकल पत्रकारों की माने तो एनडीए की उम्मीदवार सुनीता देवी को रामगढ़ में फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या पिछले 4 उपचुनावों से बीजेपी और एनडीए को जो कसक मिल रही है, जो हताशा मिल रही है और जो निराशा उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्या रामगढ़ उपचुनाव उसको खत्म करेगा और अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करेगा एनडीए के लिए, या फिर यूपीए लगातार 5वां उपचुनाव जीतकर भाजपा गठबंधन को बैकफुट पर खेलने को मजबूर कर देगा। बहरहाल जो भी होगा यह 2 मार्च को पता चलेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।